कोई अलग थोड़ा ना आने वाला है यहाँ से, कोई अलग प्रजाति के लोग थोड़ा निकल रहे हैं, आप ही लोगों के बीच से निकल रहे हैं। कहाँ का है भाई आपका विक्रेता? बेगूसराय से हैं। कौन से स्कूल से पढ़ाई करिए आप? सरकारी स्कूल में पढ़े। मैडम कहाँ से पढ़ी हैं आप? कहाँ पे? हाँ, ये धनबाद से। तो धनबाद बेगूसराय से तो आपके बगले के तो जिला है, इन्होंने भी वही सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी। तो ये आम खाते हैं ये हमारी कमजोरी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये हमारी कमजोरी है, हमारे अनुश्रवण की कमजोरी है, ठीक है, लेकिन टीचर तो है, ठीक। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कार्यक्रम के अवसर पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण कॉलेज तेलिया बागा के प्रांगण में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्रशिक्षकों के द्वारा वाद विवाद, रंगोली, चित्रकला, बाल श्रम से संबंधित गीत का प्रस्तुतिकरण किया गया। ITI बागा के प्राचार्य श्री राहुल कुमार के द्वारा मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। उसके बाद जिला पदाधिकारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। श्री विष्णुदेव प्रसाद श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी द्वारा बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के बारे में जानकारी दी। श्री शंभू प्रसाद सिंह जिला बाल संरक्षण इकाई पदाधिकारी द्वारा चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री रंजन कुमार चौधरी जी के द्वारा प्रशिक्षुओं को बाल श्रम के पूर्णावास हेतु सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से अवगत कराया। अंत में मुख्य अतिथि बांका डीएम श्री अंशुल कुमार के द्वारा प्रशिक्षुओं को बाल श्रम को रोकने हेतु जागरूक किया और उनके निजी प्रश्नों का भी बेबाकी से जवाब देते हुए बच्चों को मोटिवेट किया। मौके पर श्रम विभाग के सभी श्रम परिवर्तन पदाधिकारी, यूनिसेफ की सहयोगी संस्था के जिला समन्वयक श्री पंकज कुमार, जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निर्देशक श्री अजित कुमार सिन्हा, जिला कल्याण समिति से श्री विवेकानंद रजक, जिला विकास परियोजना पदाधिकारी श्रीमती कुमारी हेम, प्रखंड बाल विकास पदाधिकारी गण, जिला चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक श्री मनोज कुमार सिंह, पीरामल फाउंडेशन के जिला समन्वयक श्री अरविंद कुमार मौजूद थे। श्रम विभाग के माध्यम से जो चाइल्ड लेबर से जो उसको हम ये करते हैं, इवेक्यूएट करते हैं, उसका पुनर्वास करते हैं, उसको 3000 रुपये का तत्काल सहायता दिया जाता है, 25,000 रुपये का उसका FD कराया जाता है। इससे इतर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाता है। यह शिक्षा दूर करने के लिए नहीं है, ये गरीबी दूर करने के लिए है। उसको हम खाद्यान्न उस परिवार को क्यों देते हैं? खाद्यान्न इसलिए दे रहा है, एक सब्सिडी के रूप में है, एक बहुत मदद दिया जा रहा है उसको, ये ताकि भाई आप मदद भी करो और सरकार से भी सहायता प्राप्त करो और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई की ओर मोटिवेट करो। दूसरा है मनरेगा। मनरेगा के तहत भी हम लोग जो है 100 डेज का जो है रोजगार देते हैं। 100 दिन का रोजगार देने का मतलब क्या है? हम उसको मजदूरी दे रहे हैं, मजदूरी का भुगतान कर रहा है। ये मजदूरी का भुगतान क्यों कर रहा है? गरीबी उन्मूलन के लिए है ना। उसके बाद है शिक्षा विभाग। आज तो बच्चों को ऐसा स्कीम है, अभी जो बोल रहे थे, क्या बच्चों को किताब मिलता है स्कूल में? कब से नहीं मिला है? 2 साल से, कोविड के दौरान ना, कोविड से पहले मिलता था बच्चों को। स्कूल में जो है मिड डे मील में खाना मिलता है, बच्चों को छात्रवृत्ति मिलता है, लड़कियों को तो साइकिल भी मिल रहा है ना, लड़कों को नहीं मिल रहा है, साइकिल मिल रहा है। अब देखो साइकिल मिल रहा है, पोशाक मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, किताब मिल रहा है। अब बताओ पढ़ने में कौन सी बाधा है? टीचर्स नहीं है। टीचर्स होते हुए भी सर बैठ के आंगनबाड़ी में आम खाते हैं, पढ़ाते नहीं। ये हमारी कमजोरी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये हमारी कमजोरी है, हमारे अनुश्रवण की कमजोरी है, ठीक है, लेकिन टीचर तो है, ठीक। अवसर पर बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आप लोगों को विभिन्न वक्ताओं ने जो हमसे पहले थे, श्रम के अधिकारी थे, बाल संरक्षण पदाधिकारी थे, DPRO महोदय थे, ITI के प्रिंसिपल थे, सब लोगों ने एक चीज़ बताई कि भाई बाल श्रम जो है वो नहीं होना चाहिए। अब बाल श्रम क्यों? अब बाल श्रम उपजता है बहुत सारी चीज़ों से, जैसा कि बता रहे थे कि भाई कोई आदमी बहुत गरीब है, उसके माता पिता गरीब है, तो उसकी क्या करेंगे वो बेचारे? वहाँ तो उसको उसके साथ में अपने लगा लेते हैं काम पर, या किसी का गार्जियन नहीं है तो वो उसको काम पर लगा लेता है।
तो महंगाई इतनी है और ये किसी के पास रोजगार नहीं है, इस कारण से जो है उसको क्या करके कांग्रेसी है उसने चुनाव कर, चुनाव का हर सबके पास है। ऐसा नहीं है कि किसी को जाने से वोट देने से रोक दिया जाता है, वो अपनी स्वेच्छा से जाता है और जिस नेता को चाहता है उसकी सरकार वो बनवाता है। एक वोट से भले ही कुछ ना होता हो, 2 वोट से भी कुछ नहीं होता हो, मगर अंतर से क्रिएट होता है जब पूरा एक समूह एक साथ जुड़ करके बनता है। इसकी आप लोग बचपन में भी बहुत कहानियां सुनते थे कि एक लकड़ी होती है तो उसको तोड़ दिया जाता है, पंच होता है लकड़ियों पर तो नहीं टूटता है। तो उसी तरीके से जब हमारा ये लोकतंत्र है, आप उसमें सही आदमी को चुनकर भेजेंगे तो वैसे ही आपकी सरकार बनेगी, और जैसी आपकी सरकार बनेगी वैसी आपकी योजनाएं आएंगी, जैसी आपकी योजनाएं आएंगी वैसे आपके पदाधिकारी उसका क्रियान्वयन करेंगे। तो आपका ये सोचना, ये कहना कि सरकार हमसे भिन्न है, वो बिल्कुल गलत है। देखो, पहले तो ये मन से मैं एक बार 2 चीजें कह रहा हूँ कि मन से ये धारणा निकालो पहले कि सरकार एकदम भ्रष्ट है। ये धारणा आप लोगों को निकालनी होगी। इसके 2 कारण। पहला कारण ये है कि मैंने बताया था कि उसका चुनाव किसने करा, चुनाव किसने करा, हमने किया। आप ही के माता पिता ने, आप ही के समाज के लोगों ने, आप ही के जो पड़ोसी होंगे उन्हीं ने करा है। उनके गलती को हाँ, उनके गलती को हमारे माता पिता की गलती तो आप बड़े होंगे 18 वर्ष के व्यस्त होंगे, तब देखते हैं आप किसको वोट देते हैं। देखो, जो भी बदलाव आता है ना समाज में, ऐसा नहीं होता कि सामाजिक बदलाव बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत धीरे धीरे आता है। आप सोचो कि मुंबई जो आज मान लो बन गया या बैंगलोर बन गया, तो उसमें ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार वहां पर नहीं है, भ्रष्टाचार तो वहां पर भी होगा, पर विकास की गति अलग अलग है। अब यूपी में मान लो बहुत सारा रोड बन रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं बन रहा है? तो हमारे पास उतना सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा नहीं आ रहा है जितना उनके हमारे पास नहीं आ रहा है, जितना उनके पास आता है। और जो सरकारी योजनाओं का ये स्टीरियोटाइप आपको निकालना पड़ेगा कि सारी योजनाएं भ्रष्ट हैं। आप क्या एक लाइन में सबको कह सकते हो कि इस जिले में जितने पदाधिकारी हैं, बिहार में जितने पदाधिकारी और जितने नेता हैं, सब भ्रष्ट हैं? नहीं कह सकते हो। जितने नेता हैं, एक पे तो आपको कुछ विश्वास होगा कि हाँ इस नेता के पास मैं जाऊंगा, या एक पूरे जिले में एक ऑफिसर तो ऐसा होगा जिससे आप अपना विश्वास जता सकते हो। ऐसा है तो वो मान लो कल आप ही तो बन गया होगे सर, जहाँ पर ये बैठे हैं आप ही लोगों में से चुन के कोई आएगा, कोई अलग थोड़ा ना आने वाला है यहाँ से, कोई अलग प्रजाति के लोग थोड़ा निकल रहे हैं, आप ही लोगों के बीच से निकल रहे हैं। कहाँ का है भाई आपका विक्रेता? बेगूसराय से हैं। कौन से स्कूल से पढ़ाई करिए आप? सरकारी स्कूल में पढ़े। मैडम कहाँ से पढ़ी हैं आप? कहाँ पे? हाँ, ये धनबाद से। तो धनबाद बेगूसराय से तो आपके बगले के तो जिला है, इन्होंने भी वही सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी, तो ये कैसे निकल गए? ये सोचने के क्वेश्चन है। तो कभी भी देखो, क्रिटिसाइज करना सिस्टम को बहुत आसान होता है। वहां पे खड़े होकर के टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, टीचर ने आज ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं हुआ, वहां से अरे वहां पे जाते हैं आवेदन पड़ा रहता है, कुछ होता ही नहीं। अरे आपने क्या कर दिया? एक चीज वो सोच लीजिए, आपका भी तो दायित्व था कि अगर उस जिस कर्मी को आपने दिया था, जिस ऑफिसर को आपने दिया था, उसने नहीं सॉल्व करा, तो आप एक सीनियर लेवल पे जाते हैं, या फिर उस ऑफिसर को आप कहते हैं सर कि आपने क्यों नहीं करा, आप कंप्लेन करते हैं जिसमें आपका विश्वास। एक ऑफिसर में मैंने बताया ना, कम से कम एक ऑफिसर में तो विश्वास होगा ना आपका। और सरकार क्या करती है कि जब भी कोई लॉ बनाती है, मान लो आवेदन की प्रक्रिया में बताता हूँ, मान लो कि किसी की जमीन पर किसी एक अंचल अधिकारी जो दाखिल खारिज करता है, उसने गलत कर दिया, बदमाशी करके किसी से पैसा लिया उसने 50,000 रुपये, तो किसी की जमीन पर दाखिल खारिज जो है गलत, तो उसके बाद व्यवस्था और ऊपर है। उसके बाद जो व्यक्ति जिसको व्यथित है तो जा करके तीसरा का पद है, उससे सीनियर पद होता है, वो विभाग प्रशासनिक सेवा का पद होता है, उस ऑफिसर के पास जाकर के अप्लाई करेगा। और अगर उसके कोर्ट ने भी मान लो कि उसने एकदम करप्शन कर दिया कि हाँ भाई एकदम ही खराब रिपोर्ट दे दी, तब उसके ऊपर अपर समाहर्ता होता है, जो डीएम के समकक्ष होता है, वो भी बिहार प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी होता है। वो भी नहीं होगा तो रिवीजन में हमारे पास आए, हमारे पास से भी नहीं होगा तो हाईकोर्ट जाए। तो व्यवस्था पूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि सब लेवल पे आपको करेक्शन मिलता चला जाए। अगर इस तरीके की अराजकता हो जाएगी तब तो देश ही नहीं चलेगा। तो आप लोग को ये समझना है कि कहीं ना कहीं पर कुछ कमियां हैं, कुछ लोग बदमाश हो सकते हैं, कुछ लोग भ्रष्ट हो सकते हैं, और उसके चलते हम लोग ये नहीं मान सकते कि पूरी सरकार जो है भ्रष्टाचार है। हाँ, सैलरी किसके पास है? ऐसा आपको जैसे आवास सहायक होता है, आवास देता है ना घर पे, तो वहाँ से सरकार डायरेक्ट अगर हाथ निकालती है, मतलब डायरेक्ट अगर हाथ देती है सरकार, अगर डायरेक्ट पैसा निकालना चाहती है तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी भी जवाबदेही बनती है कि आपने ये पैसा किस चीज़ के लिए निकाला। हाँ, लेकिन बात ये है कि
योजना सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि बिहार में निकलता है। सबसे ज़्यादा योजना बिहार में निकलता होगा और सबसे भ्रष्ट नेता भी बिहार में होगा, हमें जैसा योजना निकलने के बाद क्या होगा, उस योजना के तहत जो पैसा उसको मिलेगा, सरकारी पैसा मिलेगा खजाने से, उसमें वो पैसा निकालेगा, अपना कमाई करके वो निकालेगा काला कमाई। और उस वैसे धीरे धीरे मतलब जितने भी उसके निचले अधिकारी सब हैं धीरे धीरे सब में बटेगा, और जो हीरा भरा धन रहेगा वो बस योजना के तहत सबको मिलेगा, बाकी तो अधिकारी नहीं बढ़ रहा है। इसके यहाँ तक आ रहा है, तो जिसको सब कुछ दिख रहा है वो तो आराम से ऐसे खड़े होकर के देख ले रहा है। मगर सरकार का न्याय कहाँ पर है? वो न्याय कौन देगा कि वो जो छोटा बच्चा नीचे था उसको कौन ऊपर उठाएगा कि वो भी अंदर जो खेल के मैदान में दिख रहा है क्रिकेट का मैच, उसको वो भी देख सके। तो यहाँ पर जो है सरकार स्टेप है। जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट स्कूल अगर सिर्फ आ जाएंगे तो सरकारी बच्चों को कौन पढ़ाएगा, गरीब बच्चों को कौन पढ़ाएगा, गरीब माँ बहनों का कौन इलाज करेगा? उस जगह पर सरकार आती है। सरकारी व्यवस्था में कमी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम पंप करे दे रहे हैं पैसा कि भाई इतना जोक दिया हम लोगों ने पैसा और उसमें से जो है हम लोग को बहुत खराब रिजल्ट मिलता है। हम लोग के आपको समझना होगा कि बहुत सीमित संसाधन है, उन्हीं सीमित संसाधनों में हम लोग कुछ बांटते हैं, कुछ उसमें कमियां रहती हैं, कुछ उसमें अच्छाइयाँ रहती हैं। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि उस स्कूल में जहाँ पे 100 लोग पढ़ते थे एक भी बच्चा जो है होनहार बन के कुछ बना नहीं, ये सब के सब जो है फेल हो गए। अगर उनमें से कुछ 80% बच्चे भी कुछ सफल हो जाते हैं, चाहे उस टीचर की वजह से या नहीं, तब भी वो हम मानेंगे कि सफलता है बिहार जैसे राज्य में। तो हमें फीस का भी लोड नहीं रहता। वहाँ से हम पढ़ करके आए, फिर हमारा सरकारी नौकरी में वहीं से कैंपस से ही प्लेसमेंट हो गया। तो आप ये देखो कि अगर सरकार की व्यवस्था नहीं होती, अगर वो AITPT का एग्जाम नहीं होता तो मैं कहाँ जाता? तब तो मैं किसी प्राइवेट स्कूल में कैसे जाता, मेरे पास तो पैसे ही नहीं देते। तब मैं भी कुछ ऐसी ही चीज़ करके बैठा रहता। तो सरकार का महत्व समझिए कि उसने IIT बनाया, AIEEE बनाया, ITI बनाया। अगर ये ITI नहीं होता, कॉम्पिटिशन नहीं होता तो आप कैसे आते हैं? बहुत सीधी, बहुत सिंपल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। फिर फिफ्को से करने के बाद मैं फिर दिल्ली चला गया तो तैयारी करके, तो वहाँ तैयारी करी हमने। तो उसमें प्रथम वर्ष में तो क्योंकि नई किताबें होती हैं, NCERT की किताबें जो आप अभी सब पढ़ते हो, जो 6ठी से लेकर के 10वीं तक की किताबें होती हैं, उन्हीं को पढ़ना होता है। 6ठी से लेकर 12वीं तक की उन्हीं को पढ़ना है आपको, उन्हीं का सार होता है सारा का सारा, उसी को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है कि कुछ प्रश्न पूछा जाए तो आप तुरंत उसका उत्तर दे सकते हैं। बायो होगी, हिस्ट्री होगी, केमिस्ट्री होगी। आप हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की किताब तो मैं NCERT ही पढ़ता था, फिर उन किताबों को पढ़ते थे। अब उस समय में क्या होता था कि कोचिंग के अलावा भी मतलब कि जैसे आपका 24 घंटे में